बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गुजरात में अच्छी तरह भटक लेने के बाद आखिरकार गंगा बहन को चरखा मिला तो गायकवाड़ के बीजापुर गांव में। इसके बाद पूनी की गुठलियों का इंतज़ाम किया गया और सूत को तेज़ी से काटा जाने लगा। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय 1 संवाद। जिस समय स्वदेशी के नाम से परिचित ये आंदोलन चलने लगा, उस समय मिल मालिकों की ओर से मेरे पास काफी टिकाएं आने लगी। भाई उमर सुबानी स्वयं एक होशियार मिल मालिक थे, इसलिए वे अपने ज्ञान का लाभ तो मुझे देते ही थे, पर दूसरों की राय की जानकारी भी मुझे देते रहते थे। उनमें से एक की दलील का असर उन पर भी हुआ और उन्होंने मुझे उस भाई के पास चलने की सूचना दी। मैंने उसका स्वागत किया। हम उनके पास गए। उन्होंने आरंभ इस प्रकार किया। आप ये तो जानते हैं ना कि आपका स्वदेशी आंदोलन पहला ही नहीं है। मैंने जवाब दिया, जी हाँ। आप जानते हैं ना कि बंग भंग के समय स्वदेशी आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा था, जिसका हम मिल वालों ने खूब फायदा उठाया था और कपड़े के दाम बढ़ा दिए थे। कुछ नहीं करने लायक बातें भी की थी। मैंने ये बात सुनी है और सुनकर मैं दुखी हुआ हूं। मैं आपका दुख समझता हूं, पर उसके लिए कोई कारण नहीं है। हम परोपकार के लिए व्यापार नहीं करते। हमें तो पैसा कमाना है, अपने हिस्सेदारों को जवाब देना है। वस्तु का मूल्य उसकी मांग पर निर्भर करता है। इस नियम के विरुद्ध कौन जा सकता है? बंगालियों को जानना चाहिए था कि उनके आंदोलन से स्वदेशी वस्त्र के दाम अवश्य बढ़ेंगे। वे बेचारे मेरी तरह विश्वासशील हैं, इसलिए उन्होंने मान लिया कि मिल मालिक नितांत स्वार्थी नहीं बन जाएंगे, विश्वासघात तो कदापि न करेंगे, स्वदेशी के नाम पर विदेशी कपड़ा हरगिज न बेचेंगे। हाँ, मैं जानता था कि आप ऐसा मानते हैं, इसी से मैंने आपको सावधान करने का विचार किया और यहां आने का कष्ट दिया, ताकि आप भोले बंगालियों की तरह धोखे में न रह जाएं। ये कहकर सेठ जी ने अपने गुमाश्ते को नमूने लाने का इशारा किया। ये रद्दी रुई में से बने हुए कंबल के नमूने थे। उन्हें हाथ में लेकर वे भाई बोले, देखिए, ये माल हमने नया बनाया है। इसकी अच्छी खपत है। रद्दी रुई से बनाया है, इसलिए ये सस्ता तो पड़ता ही है। इस माल को हम ठेठ उत्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फैले हुए हैं, इसलिए हमें आपके समान एजेंट की जरूरत नहीं रहती। सच तो यह है कि जहां आप जैसों की आवाज नहीं पहुंचती, वहां हमारा माल पहुंचता है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवश्यकता का सब माल हम उत्पन्न नहीं करते। इसलिए स्वदेशी का प्रश्न मुख्यतः उत्पादन का प्रश्न है। जब हम आवश्यक मात्रा में कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कपड़े की किस्म में सुधार कर सकेंगे, तब विदेशी कपड़े का आना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए आपको मेरी सलाह तो यह है कि आप अपना स्वदेशी आंदोलन जिस तरह चला रहे हैं, उस तरह न चलाएं और नई मिलें खोलने की ओर ध्यान दें। हमारे देश में स्वदेशी माल खपाने का आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मैंने कहा, यदि मैं यही काम कर रहा हूं, तब तो आप उसे आशीर्वाद देंगे ना? सो किस तरह? यदि आप मिल खोलने का प्रयत्न करते हो तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं चरखे के काम में लगा हुआ हूं। हाँ, ये क्या चीज है? मैंने चरखे की बात उन्हें सुनाई और कहा, आपके विचारों से सहमत हूं। मुझे मिलों की दलाली नहीं करनी चाहिए। इससे फायदे के बदले नुकसान ही है। मिलों का माल पड़ा नहीं रहता। मुझे तो उत्पादन बढ़ाने में और उत्पन्न हुए कपड़े को खपाने में लगना चाहिए। इस समय मैं उत्पादन के काम में लगा हुआ हूं। इस प्रकार की स्वदेशी में मेरा विश्वास है, क्योंकि उसके द्वारा हिंदुस्तान की भूखों मरने वाली अर्ध बेकार स्त्रियों को काम दिया जा सकता है। उनका काता हुआ सूत बुनवाना और उसकी खादी लोगों को पहनाना, यही मेरा विचार है और यही मेरा आंदोलन है। मैं नहीं जानता कि चरखा आंदोलन कहां तक सफल होगा, अभी तो उसका आरंभ काल ही है, पर मुझे उसमें पूरा विश्वास है। कुछ भी हो, उसमें नुकसान तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले कपड़े में जितनी वृद्धि इस आंदोलन से होगी, उतना फायदा ही है। इसलिए इस प्रयत्न में आप बताते हैं, वो दोष तो है ही नहीं। यदि आप इस रीति से आंदोलन चलाते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। हां, इस युग में चरखा चल सकता है या नहीं, ये अलग बात है। मैं तो आपकी सफलता ही चाहता हूं।
अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय 1 संवाद। वाचन स्वर था जैनीन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।